हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑफिसर्स भर्ती रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 29 अप्रैल से ही आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी हो गए, 29 अप्रैल को ही डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी जारी हो गई है। तो कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। और भी क्या कंडीशन है वो चेक करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सैलरी आप देखेंगे विदाउट एचआरए इतनी सैलरी है, विदाउट एचआरए मतलब एचआरए ऐड करेंगे तो और भी ज्यादा सैलरी होगी। 1,54,936 मतलब कहने का मतलब है 1,55,000 रुपए, 1,55,000 रुपीज प्लस सैलरी रहेगी। बिकॉज विदाउट एचआरए मतलब एचआरए भी बहुत ज्यादा मिलता है ना। सीधे आपको ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है। जीरो एक्सपीरियंस के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्नातक की डिग्री रखने वाले या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, मतलब ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट। सब्जेक्ट का भी कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन लिख ही दिया है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, स्नातक किसी भी विषय से, किसी भी स्पेशलाइजेशन हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जबरदस्त वैकेंसी नोटिफिकेशन है, इतनी अच्छी सैलरी और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बड़ी है। नोटिफिकेशन आप सबने देख लिया होगा, पर डिटेल्स में वीडियो में कवर करके आपको देने वाली हूँ। तो नोटिफिकेशन 29 अप्रैल के डेट से ही रिलीज हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे डेट आप चेक करेंगे, कॉर्नर में लिखा हुआ, पर कॉर्नर में डेट 29 अप्रैल 2026। पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन प्रोबेशन, मतलब पहले तो परिवीक्षा काल या जो आप जिसे ट्रेनिंग पीरियड भी कह लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। आरबीआई की तरफ से जो भर्ती विज्ञापन जारी किया है, इसमें ऑल ओवर इंडिया आपकी जॉब लोकेशन कहीं भी हो सकती है, क्योंकि आरबीआई का हेडक्वार्टर इसका एक ही जगह पर है, बट जो यूनिट्स होते हैं अलग अलग जगह पे होते हैं, पूरे देश भर में जरूरत होती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज, इसकी ओनरशिप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप है ना। तो इसमें 3 अलग अलग है, जनरल कैडर है, ऑफिसर इन ग्रेड बी ही है, लेकिन 3 अलग अलग है। एक तो जनरल कैडर है, डीपीआर कैडर है और डीएसआईएम कैडर है। तो इसमें जनरल में टोटल 40 वैकेंसीज है, 40 वैकेंसीज है। जहां पे यूआर लिखता है ना, जनरल यूआर का मतलब होता है कि अब इसमें जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और आरक्षित वर्ग से हैं आप, रिजर्व कैटेगरी से हैं, किसी वजह से आप जनरल में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। किसी वजह से मतलब कई बार होता है ना कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे में, या आपको लग रहा है नहीं ज्यादा सीट इधर है, तो कहने का मतलब है जनरल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व कैटेगरी वाले। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए भी सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो टोटल 40 सीट है जनरल कैडर में। और जनरल वाली जो पोस्ट है, इसमें कोई भी स्नातक अप्लाई कर पाएंगे। आगे तो क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। एज क्राइटेरिया भी बेहतर है यहाँ पे। डीपीआर कैडर में टोटल 10 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। डीएसआईएम कैटेगरी में 10 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए सीट नहीं है अगर, तो फिर वही बात मैंने जैसे बताया, एसटी कैटेगरी के लिए सीट ही नहीं है। आपको डीएसआईएम कैडर में अप्लाई करने का अगर है ऑप्शन, तो जनरल वाले में यूआर में आप आवेदन कर पाएंगे। तो जनरल में जो अप्लाई करेंगे उनको एज लिमिट में, एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अगर आप कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट लेंगे तो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में। अब मैं बाकी डिटेल आपको कवर करके देती हूँ। आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई, आप तक भी पहुंच गई होगी, बट लास्ट डेट है मई 20, 2026। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मई 2026 तक जो है ना हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट। अब यही डेट जो है ना, बोल रहे हैं कि आपके पास इनकम या एसेट सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लेना चाहते हैं बेनिफिट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अभी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है फॉर्मेट दिया हुआ है अपेंडिक्स 5 में, वो आप चेक करेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म, जो ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट है, वो भी जो है ना आपके पास होना चाहिए 20 मई 2026 तक। तो इसी तरीके से सभी कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो चेक कर लीजिए, अगर आपके लिए कोई कंडीशन लिखा है। बाकी जो है ना, मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट में क्या लिखा है चेक कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट में इन्होंने लिखा हुआ है कि जो
ओपनिंग है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, ओपनिंग डेट है 29 अप्रैल एंड क्लोजिंग डेट है 20 मई। तो 20 मई लास्ट डेट रहेगा। एग्जामिनेशन का इन्होंने बिल्कुल बता दिया है कि ये डेट पे एग्जामिनेशन है, तो उससे आपको पता रहता है कि कोई और भी फॉर्म भरा हुआ है क्या, या कोई और भर चुके हैं ऑलरेडी, डेट क्लैश हो रहा है, या आप रेडी नहीं है, अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। तो इनका फेज 1 होगा और फेज 2 होगा। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और फेज 2 में पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 ये भी ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन बोलने का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर पे होगा। तो 13 जून को होगा एंड जुलाई 25 को होगा, क्योंकि ऑनलाइन फेज 1 का जो शॉर्टलिस्टिंग करेंगे उसके बेसिस पे फेज 2, तो गैप है, थोड़े दिनों का गैप तो है। इसी तरीके से डीईपीआर के लिए जो अप्लाई करेंगे 14 जून को फेज 1 हो जाएगा, और डीईपीआर वाले में पेपर 1, पेपर 2 दो होंगे, और डीएसआईएम वाले के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए 14 जून को एग्जाम रहेगा। फेज 1 पेपर 1 रहेगा, केवल एक ही पेपर रहेगा। तो केवल डीईपीआर वालों को 2 एग्जाम देने होंगे फेज 1 में भी, बाकी को एक एक एग्जाम। और फेज 2 में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 3 रहेंगे, तो वो चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सिटीजन ऑफ इंडिया और बाकी सब। एज लिमिट सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि मैंने तो पहले ही आपको बताया कि आपके पास स्नातक की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप वीडियो देख सकते हैं, फ्रेशर भी देख सकते हैं, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो आगे परसेंटेज का एक कंडीशन है वो चेक करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं एज लिमिट क्या। अनरिजर्व कैटेगरी के जो अनारक्षित सीट में जनरल जहां पे यूआर जहां पे लिखा था ना, यूआर लिखा था ना, UR/GEN, उसके लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए 21 to 30 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। एज की कैलकुलेशन के लिए आपको जो है ना कट ऑफ डेट लेनी है 2 अप्रैल 1996 एंड 1 अप्रैल 2005। तो इस दोनों डेट पे या इन दोनों डेट के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो आप यूआर जनरल कैटेगरी के हिसाब से बिल्कुल एलिजिबल हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, सर्टिफिकेट रेडी है, तो आपके लिए एज लिमिट हो जाएगी 21 to 35 ईयर्स। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, लेकिन ओबीसी में आई थिंक नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को ही केवल रिलैक्सेशन मिल रही है, क्योंकि सर्टिफिकेट में लिखा था ना ओबीसी NCL, NCL मीन्स नॉन क्रीमी लेयर। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं अगर आप, तो 21 to 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो मैं चेक कर लेती हूँ क्या है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन रहती है। PWD कैंडिडेट हैं तो कम से कम 10 साल की छूट है, तो 21 to 40 ईयर्स तक के, 40 साल तक के कैंडिडेट PWD कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST PWD हैं तो और भी ज्यादा 15 ईयर्स, 15 साल की छूट मिलेगी। अगर आप OBC PWD कैंडिडेट हैं तो 13 ईयर्स की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। अगर आपके पास MPhil या PhD भी है तो फिर उनके लिए, MPhil अगर कर रखा है तो आपके लिए एज में रिलैक्सेशन है, 21 to 32 ईयर्स तक के MPhil वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने PhD कर लिया है तो 21 to 34 ईयर्स तक के PhD कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए छूट है क्या अलग से, वो मैं चेक कर लेती हूँ। फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसी कुछ छूट नजर नहीं आ रही है। अभी आपको मैं थोड़ा और डिटेल बता दूं, बिकॉज ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल, जिसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 तक ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने रिलैक्स किया हुआ है। अभी आपने BSc किया है, BA, BCom, टेक्निकल भी चलेगा, BE BTech किया है या BCA किया, प्रोफेशनल मतलब BCA भी किया है, BMS किया है, या मल्टीपल कोर्सेज हैं जिनमें आजकल ग्रेजुएशन हो रहे हैं, मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएट हो रहे हैं। इवन म्यूजिक, डांस, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स सब चलेगा, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, क्योंकि एग्जाम के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। लेकिन शर्त इतनी है कि 60% मार्क्स या अबव होना चाहिए अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो। अभी आप पूरा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए इसको, बिकॉज और भी इसमें रिलैक्स किया है आगे कंडीशन को, क्योंकि 60% बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं। तो अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट्स हैं और सीट है रिजर्व, तो 50% मार्क्स के साथ भी, ग्रेजुएशन में 50% भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि 60% अंक नहीं ला पाए हैं, तो मास्टर डिग्री अगर आपने कर रखी है किसी भी विषय से, अगेन किसी भी विषय से, और 55% आप पोस्ट ग्रेजुएशन में ले आए हैं, ग्रेजुएशन में नहीं ला पाए हैं आप 60%, ग्रेजुएशन में आपका 60% नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 55% अगर मास्टर डिग्री में PG में आप ले आए हैं,
किसी भी विषय से, तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं और आपने PG कर रखा है, PG हो गया है आपका मास्टर डिग्री, तो फिर आपके लिए परसेंटेज को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दिया। कहने का मतलब SC ST PWD कैंडिडेट अगर मास्टर डिग्री होल्डर हैं, स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हैं, तो उनके लिए प्रतिशत अंकों का कंडीशन जो है उसको रिलैक्स कर दिया है। कोई भी प्रतिशत अंक हो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए अच्छा है, अगर मास्टर डिग्री कर लिया आपने तो आप बिल्कुल आवेदन किसी भी प्रतिशत के साथ कर सकते हैं। Any such course from a recognized university institute that is taken after class 12 and is at least 3 years, ये देखिए ये सब तो नॉर्मल है कि अपना ठीक है 3 साल का होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, या टेक्निकल जो भी है 3 साल होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 2 साल वाला होना चाहिए, कोई ऐसा मतलब इनवैलिड डिग्री नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें नॉर्मल है। अब DEPR वाले में इकोनॉमिक्स वाले चेक कर लीजिए, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस दिए हुए हैं, या क्वांटिटेटिव फिनेंस वाले भी चेक कर सकते हैं DEPR वाले में, है ना। तो ये खास स्पेशलाइज्ड है जिनका मतलब फिनेंस से, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिग्री है। अब DSIM वाले में मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाले चेक कर लीजिए। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए डेटा साइंस या AI वाले भी, या मशीन लर्निंग है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, तो काफी सारे ऑप्शंस इसमें भी है। लेकिन बेसिकली मैं देख पा रही हूँ डेटा साइंस, इसमें भी इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ये सब वाले जो कैंडिडेट है ना वो DSIM चेक करेंगे। तो ये हो गया। परसेंटेज अगर आप CGPA ग्रेड से किया है तो 60% के इक्विवेलेंट है 6.75 CGPA या CPI या OGPA। 55% का मतलब है 6.25। तो ये होना चाहिए ग्रेडिंग सिस्टम से यदि आपने पास किया हुआ है। फीस की डिटेल चेक करेंगे, फीस ऊपर ही वहीं पर दिया हुआ था, नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लिया मैंने। फीस की डिटेल कुछ इस तरीके से कि जो SC ST PWD कैंडिडेट है 118 रुपए लगेंगे, 118 रुपीज लगने वाले हैं टोटल। और जो जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 प्लस 18%, तो समझे कि लगभग 1000 रुपीज से थोड़ा कम, चलिए समझ लें 950, एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन 950, 1000 रुपीज से थोड़ा कम लगेगा, 950 तक लग जाएगा। और जो स्टाफ मेंबर है ऑलरेडी यहाँ पे RBI में पहले से काम कर रहे, होता है ना कि कई लोग साइड में स्टडी करते हैं, अभी क्लरिकल पोस्ट पे काम कर रहे हैं, अब ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे, संविदा पे या परमानेंट पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो RBI के एम्प्लॉय, तो उनके लिए रिलैक्सेशन है। महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, ना तो एज में अलग से रिलैक्सेशन दिया गया, ना ही फीस में कोई रिलैक्सेशन दिया गया। तो जो फीमेल कैंडिडेट वीडियो देख रही हैं उनके लिए यही है कि एज में रिलैक्सेशन अलग से नहीं है। आप अगर किसी कैटेगरी से हैं SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो अकॉर्डिंगली आपको फीस में रिलैक्सेशन थोड़ी सी है, थोड़ा सा जो है एज में रिलैक्सेशन है, बाकी अलग से कोई भी जनरल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। अच्छा, फीस जो पेमेंट आप करते हैं, फिर आप एग्जाम में बैठे, एग्जाम में अपियर हो ना हो, लेकिन फीस कभी भी आपको रिफंड नहीं होगा। क्लोजिंग डेट 20 में ही बता रहे हैं। और चलिए अभी देख लेते हैं इसमें एग्जाम का कुछ, अगर एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, ऑल ओवर इंडिया। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लायबल टू बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि चलो RBI की जॉब मिल रही है तो ऑल ओवर इंडिया में मुझे कहीं पर भी पोस्टिंग मिलेगी, आई एम रेडी फॉर इट। इतनी अच्छी सैलरी, मैंने जैसे आपको बताया 1,55,000 तो सिर्फ एकोमोडेशन के साथ देंगे, घर के साथ। अगर आप घर नहीं लेंगे, रिफ्यूज करेंगे कि मुझे बैंक का घर नहीं चाहिए, मैं अपना फ्लैट लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ, तो फिर फ्लैट का HRA फिर से पेमेंट होगा, यानी कि 15-20 हजार और मिलेंगे आपको। 1,70,000 के लगभग सैलरी बनने वाली है, तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी स्टार्टिंग सैलरी। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा एग्जाम सेंटर, अच्छे से भर भर के सारे सेंटर्स बनाए गए हैं, चेक कर लीजिए आप। चलिए अभी एग्जाम में क्या पूछने वाले वो देखेंगे। इंटरव्यू भी होगा। द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट एनी सेंटर एज डिसाइडेड बाय द कैंडिडेट्स कैन सेलेक्ट 4 प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर फॉर फेज 1 एंड फेज 2 सेपरेटली। तो फेज 1 के लिए और फेज 2 के लिए आप 4 जो है ना प्रेफरेंसेस एग्जाम सेंटर का दे सकते हैं कि ये वाला पॉसिबल है आपके लिए, तो वो प्रेफर्ड में ही आपको, एक प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर में ही आपको देंगे। अब मैं इसमें एग्जाम का ये देख रही थी कि इन्होंने कहीं पैटर्न वगैरह दिया है या नहीं।
अभी इतना, इसमें इतना ही है। अभी देख लेती हूँ मैं और इन्होंने डिटेल्स कहाँ पे कवर की है, सिलेबस मतलब कहाँ पे कवर किया है। जो करंट वैकेंसीज सेक्शन में इनका है वैकेंसीज, उसमें 59 पेजेस का ये पीडीएफ है। मेन मेन चीजें जो है ना उन्होंने अलग से लिख रखी हैं, उसके बाद मैं चेक करके बताती हूँ आपको सिलेबस क्या है या एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट 59 पेजेस की है। तो 59 पेजेस में जो 34th पेज नंबर है, 34वां पेज नंबर है, उस पे इन्होंने दिया हुआ है शॉर्ट में एक 200 मार्क्स का पेपर 1 होगा। और इसमें पूछने वाले नॉर्मल जो सभी एग्जाम में पूछते हैं, ये बिल्कुल आप ऐसे भी अपियर हो सकते हैं जो एसएससी की तैयारी करें, बैंक पीओ की तैयारी करें, वो बिल्कुल, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, टीचिंग में भी तो पूछते हैं ये सब। एक जनरल अवेयरनेस पूछेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पूछेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे। 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स मिलेगा। सेपरेट टाइम रहेगा अलॉटेड ईच टेस्ट के लिए, मतलब जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए आपको कुछ टाइम मिलेगा, उसके बाद वो टाइम अप हो जाएगा तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस दिखने बंद हो जाएंगे। तो सेक्शन वाइज आपको टाइम अलॉट किया रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 घंटे में कोई भी रैंडम आप चूज करेंगे और सेक्शन और बनाएंगे, ऐसा नहीं। एक सेक्शन दिखेगा कितने टाइम लिमिट तक, फिर वो दूसरा सेक्शन क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, प्रीवियस वाला बंद क्लोज हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। Aggregate marks obtained in phase 1. The minimum aggregate cutoff marks for being shortlisted for phase 2 examination will be तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रखेंगे जिसके बेसिस पर सिलेक्शन होगी। अब इसमें एग्जाम जो इंग्लिश में, हिंदी में, 2 में है, आगे कहीं दिया होगा देख लेते हैं। फेज 2 में क्या क्या पूछने वाले। फेज 2 में थोड़ा आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे पूछेंगे। 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा, डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, और 120 मिनट्स मिलेंगे आपको पेपर 1 के लिए, जिसमें कि 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% डिस्क्रिप्टिव में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेंगे। 50-50 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें पेपर 2 में, क्योंकि ऑफिसर वाली जो भी पोस्ट होती है ना, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव एसे राइटिंग या ऐसा मतलब आप इंग्लिश में कितना अच्छा कमांड है आपका, और आपको करंट जो भी चल रहा है सिनेरियो, उस पे ही कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो पेपर 3 में जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये देख लीजिए आपसे ये पॉसिबल है यानी 50% ऑब्जेक्टिव। इसके बुक्स आते हैं, वो बुक्स पढ़ के जितना आप करना चाहें तो ये रहेगा। इसके बाद पेपर जो है ना हिंदी में भी रहेगा, क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में। तो प्रश्न पत्र हिंदी में भी रहेगा। आप हिंदी में पढ़ के आंसर करना चाहते हैं या इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में पढ़ के आंसर करना चाहते हैं, दोनों भी रहेगा। और इसमें मैं वही देख रही थी कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। निगेटिव मार्किंग का कुछ ऐसा, निगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली होगा, बट फिलहाल तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के लिए 75 मार्क्स रखा हुआ है। तो फिर ये भी होगा, पर्सनल असेसमेंट होगा, क्योंकि सिलेबस पूरा दे दिया इन्होंने। 36 पेज नंबर से आपको क्या क्या पढ़ना है एग्जैक्टली देखिए इसके बुक्स आते हैं। आपने से कुछ पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बहुत कुछ आपको लगेगा ये भी पढ़ना है। बुक्स आते हैं स्पेसिफिक तैयारी करने के लिए, आपको कोर्सेज में बिक रहे होते हैं मार्केट में काफी सारे, तो आपको जो लगता है वो आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक नेगेटिव मार्किंग का मुझे दिखाई नहीं दिया, तो वो एक चेक कर लेती हूँ। अगर कुछ फॉर्म भरने में मिस्टेक हो जाती है तो कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड अ पीरियड ऑफ फॉर ए पीरियड ऑफ 2 days एडिट विंडो। तो अगर कुछ गलत हो गया, ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि बहुत पीसफुल माइंड से बैठें कि कुछ एरर ना हो। लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके बार बार वेरीफाई करके आपको जहां जब डिस्टर्बेंस नहीं होता है उस वक्त बैठ के फॉर्म फिल करना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स को बार बार चेक करना चाहिए। फिर भी अगर मिस्टेक रह जाती है तो आपको 2 दिन का ही सिर्फ टाइम मिलेगा एडिटिंग करने का। नेगेटिव मार्किंग जो है ना, मुझे अच्छा इसके चार्जेस हैं इसलिए मैं बोली थी, कुछ तो चार्जेस भी रखे हुए हैं इन्होंने एडिटिंग का। एडिटिंग का चार्ज रखा हुआ है ना 200 रुपीज जो है ना रखा हुआ है। अब इसमें प्री रिक्विजिट में आपको क्या क्या रेडी रखना है, ये पेज नंबर 27 पर 27वें पेज नंबर पर मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या क्या रेडी रखना है। 29 अप्रैल से लेके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो गई। मुझे नेगेटिव मार्किंग एक दिखाई नहीं दिया, आप में से किसी को अगर नेगेटिव मार्किंग दिखाई दे रहा है तो मुझे जरूर बताइए। तो मैंने गूगल पे टाइप कर लिया आरबीआई विकीपीडिया। आरबीआई विकीपीडिया जैसे आप गूगल करते हैं तो यहाँ पे आपको विकीपीडिया से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन
मिल जाता है। जुरिस्डिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन में है ये। मॉनेटरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वेबसाइट के जगह पे वेबसाइट का लिंक लिखा था, मैंने इसको क्लिक करके ओपन कर लिया। इन्होंने ऑप्शन पूछा हिंदी में देखना है इंग्लिश में, मैंने इंग्लिश कर दिया। अब यहाँ पर आपको कहीं पर रिक्रूट करियर सेक्शन मिलेगा, शायद नोटिफिकेशन में मिल जाए या कहीं पे आपको मिलेगा। तो यहाँ कहीं से मैंने लिंक यहीं से लिया है, बिकॉज हिडन रहते हैं इनके लिंक्स भी। सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन किया है मैंने, सबसे नीचे आरबीआई की वेबसाइट पे सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन किया, अपॉर्चुनिटीज एट आरबीआई एक ऑप्शन दिखाई दे रहा था, अपॉर्चुनिटीज एट आरबीआई, तो इस पे ही मैंने क्लिक किया। ऊपर कोई भी लिंक नहीं काम किया उसमें, तो अपॉर्चुनिटीज एट आरबीआई पे मैंने क्लिक कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे अपर सेक्शन में इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए, जिसमें करंट वैकेंसीज का ऑप्शन में वैकेंसीज पे मैंने क्लिक किया। अब करंट वैकेंसीज में भी कॉल लेटर, रिजल्ट, ये सब था, मैंने वैकेंसीज पे क्लिक कर लिया। तो वैकेंसीज पे क्लिक किया तो यहां पर आ गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये सब जो है ना, पहला पीडीएफ यही है। तो इसको मैंने क्लिक कर लिया और एप्लीकेशन लिंक के लिए चेक कर लेते हैं। हाउ डू यू अप्लाई पे एक बार क्लिक कर लीजिए और देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अप्लाइंग फॉर ए जॉब एट द आरबीआई इज अ रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस, ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो द प्रोसीजर बिलो। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, लिंक कहां पर दिखाई दे रहा है, देखती हूँ। देखो ये जो पेज नंबर 59 पेजेस का पीडीएफ है ना, उस पे पेज नंबर 20 पे हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है। हाउ टू अप्लाई में ऑनलाइन एप्लीकेशंस करके दिया हुआ है ऑप्शन, ये देखें। एक तो इन्होंने बताया कि अपेंडिक्स 1 में आप सारा डिटेल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए कैसे कैसे अप्लाई करना है, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो जा रहा है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्टर करके आप यहां से अप्लाई कर लीजिए।